नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। आज के वीडियो का जो विषय है वो हालांकि आपको वीडियो का टाइटल देखकर पता चल गया होगा, वैसे मैं बता दे रही हूँ कि वीडियो का विषय है शोधार्थी के गुण या फिर शोधार्थी के भीतर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए ताकि वो एक सफल शोध कार्य कर पाए। हालांकि गुणों का या शोध से संबंधित गुणों का या फिर कह लीजिए शोध के गुण या शोधार्थी के गुण दोनों ही समान होंगे। तो अगर दोनों ही प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाए कि किसी शोध के क्या गुण होते हैं या क्वालिटीज़ ऑफ रिसर्च या क्वालिटीज़ ऑफ रिसर्चर, तो दोनों का उत्तर एक ही बनेगा जो आपको इस वीडियो में विस्तार से समझाया जाएगा। तो बिना समय ज़ाया किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम अमृता चौहान है और आज के वीडियो का विषय है शोधार्थी के गुण। शोधार्थी के गुणों पर चर्चा कर लेते हैं। एक सफल और प्रभावशाली शोधार्थी, जिसे रिसर्च स्कॉलर भी बोलते हैं, बनने के लिए केवल विषय की जानकारी होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसमें कुछ व्यक्तिगत, बौद्धिक और नैतिक गुण भी होने चाहिए। शोध एक दीर्घकालिक और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया, दीर्घकालिक यानी टाइम टेकन प्रोसेस है, लंबी चलेगी। तो ऐसा नहीं है कि आपके अंदर धैर्य नहीं है। अगर धैर्य नहीं है तो आप एक अच्छे शोधार्थी की श्रेणी में नहीं आएंगे। आपके भीतर धैर्य होना चाहिए। इसलिए शोधार्थी के कुछ गुण बताए गए हैं जो कि उसके भीतर होने आवश्यक हैं। अगर नहीं है तो डेवलप कर लीजिए और अगर हैं तो बेहतर है। तो एक एक करके इन गुणों पर चर्चा करते हैं। पहला गुण है जिज्ञासु वृत्ति। जिज्ञासु वृत्ति यानी कि क्यूरियोसिटी होना। अगर आपके भीतर किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा है, जिज्ञासा है, आप क्यूरियस रहते हैं चीज़ों को जानने के, तो एक शोधार्थी होने का ये एक महत्वपूर्ण गुण बन जाता है जो कि आपके भीतर व्याप्त है। तो एक शोधार्थी के मन में जानने, समझने और खोजने की तीव्र इच्छा होती है। वह सामान्य से सामान्य विषय में भी प्रश्न खोजने की क्षमता रखता है। तो ये बन जाती है एक शोधार्थी की महत्वपूर्ण विशेषता या महत्वपूर्ण गुण। क्योंकि अगर जिज्ञासा नहीं होगी तो प्रश्न पैदा नहीं होगा, प्रश्न पैदा नहीं होगा तो आप किसी भी शोध कार्य में संलग्न नहीं रह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर क्यों, कैसे, क्या प्रभाव है, जैसे कुछ भी आपको पढ़ाया गया तो आपके भीतर एक प्रश्न उठना चाहिए, क्यों, ऐसा क्यों है, और कैसे हुआ ये, या इसका क्या प्रभाव है, या फिर कहाँ, कैसे, कब, ये जो है ये प्रश्न आपके भीतर उठने चाहिए, जो कि एक अच्छे शोधार्थी के गुणों की श्रेणी में रखे जाते हैं और एक जिज्ञासु वृत्ति के अंतर्गत आते हैं। दूसरे गुण पर बढ़ते हैं। तो दूसरा गुण है अनुशासन। बहुत ही महत्वपूर्ण है, डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है आप अपने शोध कार्य को समय से पूरा नहीं कर पाएंगे। बेहतर तरीके से एक जो सफल शोध कहलाएगी वो आपकी तैयार नहीं हो पाएगी। तो आपके भीतर डिसिप्लिन होना, एक शोधार्थी के भीतर डिसिप्लिन होना आवश्यक बन जाता है हर दृष्टि से। इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं। समय प्रबंध, अनुशासन की योजना और कार्यान्वयन में अनुशासित रहना चाहिए शोधार्थी को। शोध एक नियमित और निरंतर प्रयास की मांग करता है। आगे बढ़े तो उदाहरण दिया गया है कि प्रतिदिन निश्चित समय पर अध्ययन और लेखन करना चाहिए ताकि आपका जो शोध है वो समय से पूरा हो पाए। तीसरे पॉइंट पर बढ़ते हैं, धैर्य, पेशेंस, जिस पर मैंने ऊपर ही चर्चा कर ली, क्योंकि एक टाइम टेकन प्रोसेस है। अगर आपके भीतर धैर्य नहीं होगा तो आप शोध कार्य में लंबे समय तक संलग्न नहीं रह पाएंगे। आपके भीतर रुचि खत्म हो जाएगी, आपको चीज़ें बोझिल लगने लगेंगी। तो इसलिए धैर्य जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर 2 पॉइंट मैंने लिख दिए हैं कि शोध में परिणाम शीघ्र नहीं मिलते हैं। कभी कभी एक प्रश्न का उत्तर खोजने में महीनों लग जाते हैं। अगर आपके भीतर धैर्य नहीं होगा, दूसरा पॉइंट भी मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि अगर आपके भीतर धैर्य नहीं होगा तो आप चीज़ों को ऐसे ही कुछ भी मतलब ख़त्म करने के पर्पज़ से आप शोध कार्य करेंगे कि जल्दी से जल्दी कैसे भी इसको ख़त्म कर दूँ मैं। तो जाहिर सी बात, आप ज़्यादा अध्ययन नहीं करेंगे। ज़्यादा अध्ययन नहीं करेंगे तो चीज़ें आपकी ज़्यादा विश्लेषित नहीं होंगी, ज़्यादा प्रामाणिक नहीं हो पाएंगी। इसलिए पेशेंस होना ज़रूरी हो जाता है। असफलताओं या मार्गदर्शन की कमी में भी हार ना मानने का गुण जरूरी बन जाता है। आपके हो सकता है आप कोई पुस्तक पढ़ें, आपको किसी भी अपने शोध विषय से संबंधित तथ्य जुटाने हैं, हो सकता है आपको वहाँ पर तथ्य ना मिलें। तो ऐसी स्थिति में ये कुछ असफलताएं शोध कार्य करते वक्त हाथ लगती रहती हैं। तो इसमें भी आपको पेशेंस, धैर्य बनाए रखना है। चौथे गुण की तरफ बढ़ें तो चौथा है तार्किक सोच।
तार्किक सोच में लॉजिकल थिंकिंग और इसके बाद आएगी क्रिटिकल थिंकिंग। तार्किक सोच के अंतर्गत तथ्यों का विश्लेषण करते समय शोधार्थी को तर्क की कसौटी को परखना होता है। बिना पक्षपात के निष्कर्ष निकालने की क्षमता होनी चाहिए। बिना पक्षपात के इसलिए अगर आप पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो जाएंगे तो जो एक निष्कर्ष निकलना चाहिए, जो उद्देश्य है, जो एक जिम्मेदारी शोधार्थी की होनी चाहिए, उसको आप पूर्ण नहीं कर पाएंगे। तो आपको पूर्वाग्रहों से ग्रसित नहीं होना चाहिए। एक तार्किक सोच के साथ में, एक बौद्धिक सोच के साथ में अपने शोध कार्य में प्रयत्नरत रहना चाहिए ताकि आप बेहतर शोध परिणामों तक, निष्कर्षों तक पहुंच पाएं। 5वें पर बढ़ते हैं। तो 5वां पॉइंट है आलोचनात्मक दृष्टिकोण, जो कि मैंने ऊपर आपको बताया। तो शोधार्थी को उपलब्ध साहित्य, सिद्धांतों और तथ्यों की गहराई से मूल्यांकन करना आना चाहिए। वह चीज़ों को केवल जैसा है वैसा ही स्वीकार न करे, बल्कि उसके मन में प्रश्न पैदा होने चाहिए। अगर चीज़ें जैसी की तैसी उसने स्वीकार कर ली हैं तो जाहिर सी बात है वो अपने शोध कार्य में कुछ नया और नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है आलोचनात्मक दृष्टिकोण शोध कार्य करते समय शोधार्थी के भीतर व्याप्त होना चाहिए। 6ठे पॉइंट पर बढ़े तो मौलिकता, ओरिजिनलिटी। मौलिकता या नैसर्गिकता भी आप लिख सकते हैं। ओरिजिनलिटी इसलिए ज़रूरी है, अगर आपकी चीज़ें मौलिक ही नहीं होंगी, अगर आप कहीं से छाप के लिख देंगे चीज़ों को, तो जाहिर सी बात है एक तो वो साहित्य चोरी की श्रेणी में चला जाएगा, दूसरे आपका जो शोध है वो एक सफल शोध नहीं कहलाएगा। और हो सकता है जब आप शोध को पब्लिश कराने जाएं, प्रकाशित कराने जाएं, तो वो प्रकाशित भी ना हो। तो शोध कार्य में नवीनता होनी चाहिए, दृष्टिकोण नवीन होना चाहिए। हालांकि जो बेस है, आधार है, वो तो जाहिर सी बात है आप पुराने तथ्यों पर आधारित होकर ही ले सकते हैं, लेकिन आपका दृष्टिकोण नवीन होना चाहिए। आप कोई ना कोई उसमें नई बात ज़रूर बताएं। अगर आप पुरानी चीज़ों को ही घुमा फिरा कर प्रस्तुत कर देंगे तो उसमें मौलिकता कहाँ ही रह जाएगी। शोधार्थी को नए विचार, दृष्टिकोण या समाधान प्रस्तुत करने की क्षमता शोधार्थी के भीतर होनी चाहिए। उदाहरण दिया है, किसी स्थापित सिद्धांत की नई व्याख्या करना या नई समस्या पर कार्य करना, ये मौलिकता की श्रेणी में आ जाएगा। 7वें पॉइंट पर बढ़े तो लेखन एवं संप्रेषण कौशल। लेखन तो ज़रूरी है ही, क्योंकि आप एक शोधार्थी हैं। लेखन आना जाहिर सी बात है, ताकि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से, बेहतर भाषा शैली में, परिष्कृत शैली में प्रस्तुत कर पाएँ और आपसे जो भाषायिक या फिर व्याकरणिक जो गलतियाँ होती हैं वो ना हों। इसके लिए आपका लेखन मजबूत होना चाहिए। संप्रेषण कौशल इसलिए ज़रूरी है, अब आपका कोई विषय ऐसा है जहाँ आपको ट्रैवल करके दूसरे स्थान पर जाना है और आपकी जो संप्रेषण कौशल है, जो बातचीत करने का कम्युनिकेशन स्किल है, वो ही बेहतर नहीं है, तो जाहिर सी बात है आप वहाँ से तथ्यों को नहीं जुटा पाएंगे। तो इसलिए ये दोनों ही पॉइंट्स या दोनों ही गुण जरूरी हो जाते हैं। तो शोधार्थी में अपने विचारों को स्पष्ट और सटीक रूप से प्रस्तुत करने की क्षमता होनी चाहिए। शोध आलेख, रिपोर्ट, थीसिस आदि को व्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से लिखने की क्षमता होनी चाहिए, जो कि एक अच्छे शोधार्थी का गुण होता है। 8वें पॉइंट पर बढ़े तो 8वां है एथिक्स, जिस पर मैंने हालांकि ऊपर बात कर ली है जब मैंने मौलिकता की बात की थी। तो शोधार्थी को सत्यनिष्ठ, ईमानदार और मौलिक कार्य में विश्वास रखना चाहिए, यानी इधर उधर से चीज़ें कॉपी नहीं करनी चाहिए, खुद की चीज़ें होनी चाहिए और इसी से उसके शोध कार्य में मौलिकता आती है, नैसर्गिकता आती है ना। और दूसरा पॉइंट आ जाता है साहित्य चोरी को लेकर, प्लेजरिज्म को लेकर। प्लेजरिज्म जो है, जब आप भविष्य में शोध कार्य करेंगे, शोध प्रबंध लेखन करेंगे, तो जब आप अपने शोध कार्य को सबमिट करते हैं तो वहाँ पर प्लेजरिज्म चेक किया जाता है, कुछ उसका मानक सेट किया गया होता है ताकि वो लोग पता लगा सकें, जो शोध कमेटी है वो गठित की जाती है, वो पता लगाती है कि आपने कितने मौलिकता के साथ में, यानी आपका जो शोध कार्य है कितना मौलिक है। तो इसलिए दूसरा पॉइंट भी महत्वपूर्ण हो जाता है, एथिक्स के अंतर्गत आएगा, नैतिकता के अंतर्गत। 9वां पॉइंट बनता है सहयोग और मार्गदर्शन स्वीकारने की प्रवृत्ति। अब ये नहीं है कि आपके भीतर अलग ही लेवल का घमंड है, आप अहम से भरे हुए हैं, दम्भी स्वभाव के हैं, कि अगर आपको कोई कुछ तथ्य बता रहा है, आपको सुनना ही नहीं है कि मैं क्यों आपकी सुनूं, मैं तो उस स्तर पर हूँ कि मैं खुद से ही बहुत कुछ हासिल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये वाला जो एटीट्यूड यहाँ पर नहीं होना चाहिए किसी शोधार्थी के भीतर। तो शोध एक एकांगी प्रक्रिया नहीं है,
इसमें कई लोग संकलित होते हैं, कई लोगों की मदद लगती है, तो शोधार्थी को मार्गदर्शक, सहकर्मी और विशेषज्ञों से संवाद में तत्पर रहना चाहिए और जो वो कहते हैं उनको सुनने की क्षमता होनी चाहिए एक शोधार्थी के भीतर। 10वें पॉइंट की तरफ बढ़ें तो 10वां पॉइंट है प्रौद्योगिकी या फिर टेक्नोलॉजिकल अवेयरनेस। प्रौद्योगिकी अवेयरनेस के अंतर्गत या फिर प्रौद्योगिकी जागरूकता के अंतर्गत आज के समय में शोध में तकनीक का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। शोधार्थी को इंटरनेट, डिजिटल पुस्तकालय, डेटा टूल्स आदि का ज्ञान होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर एक महत्वपूर्ण और निकल कर सामने आता है, वो ये है कि अगर आप इंटरनेट, जाहिर सी बात है, तकनीकी का प्रयोग करेंगे तो वहाँ से आप मदद ले रहे हैं। अगर वहाँ से आप मदद ले रहे हैं तो मेक श्योर करें उन चीज़ों को आप संदर्भ ग्रंथ सूची में मेंशन कर दें, ताकि आपकी जो रचना है उसको प्रामाणिक माना जाए, मौलिक माना जाए, न कि कॉपीड माना जाए। अगर आपने कहीं से मदद ली है तो उसको आपको मेंशन कर देना चाहिए संदर्भ ग्रंथ सूची में, जो कि अंतिम भाग होता है शोध प्रबंध लेखन का। तो 10 पॉइंट्स के माध्यम से मैंने कई 2-3 पॉइंट्स तो खुद से भी जोड़े हैं, बाकी 10 पॉइंट्स के माध्यम से मैंने यहाँ पर चीज़ें आपको समझाने का प्रयास किया है, जो कि शोधार्थी के मुख्य गुण होने चाहिए। इससे प्रश्न अवश्य ही बनेगा, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है शोध प्रविधि के अंतर्गत। तो आप आई होप चीज़ों को लेकर आपके भीतर क्लैरिटी आ गई होगी। बाकी अगर कोई डाउट या क्वेरी रहती है, हालांकि रही नहीं होगी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। निष्कर्ष पर बात और कर लेते हैं। तो एक अच्छे शोधार्थी में उपरोक्त सभी गुण विद्यमान होने चाहिए। इन गुणों के आधार पर ही वह शोध प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयों को पार कर सकता है और ज्ञान के क्षेत्र में नया योगदान दे सकता है। इस दृष्टिकोण से ये सारी जो शोध या शोधार्थी की विशेषताएं हैं महत्वपूर्ण बन जाती हैं। बाकी शोध प्रविधि के संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि मैंने चैनल पर वीडियोस कई अपलोड कर दिए हैं, तो जाकर आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। अगर कोई वीडियो ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो आप YouTube पर जाकर वीडियो का टॉपिक सर्च करिए, साथ में मेरा है, मेरे चैनल का नाम डाल दीजिए, आपको वीडियो रिकमेंड कर दी जाएगी। बाकी किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपने साथियों को भी इस चैनल से जोड़िए। और अगर आपको वीडियो से लगता है कि आपकी मदद हो रही है तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में अवश्य दें, ताकि मुझे भी पता चले कि आपकी वाकई में मैं मदद कर पा रही हूँ या नहीं। बाकी मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में, किसी अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।